हेलो एंड वेलकम टू ऑल बॉर्डर बटालियन के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बॉर्डर बटालियन पुलिस कांस्टेबल के लिए जो ये कोर्स हमारा चल रहा है यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है ये दो टू वुमेन बटालियन है। टू जो है वुमेन बटालियन है, एक तो वुमेन बटालियन है और मैन भी है। ये दोनों के लिए जो ये रिक्रूटमेंट चल रही है यहाँ पे, तो इनके रिटन एग्ज़ाम के लिए जो इनका रिटन एग्ज़ाम है जो हाल ही में कुछ टाइम के बाद होने वाला है, उसके लिए ये आज का आपका जो है ज्योग्राफी का एक लेक्चर, ज्योग्राफी का लेक्चर हमने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है। आपके सिलेबस के हिसाब से सिलेबस में दिया हुआ है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी तो ये जो कांस्टेबल का पेपर आपको आने वाला है, ये इसमें इंडियन ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आएंगे। आपको एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, एग्ज़ाम स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी सी आसानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी का एक आज का ये जो लेक्चर है इसको हम डिस्कस करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आपके बॉर्डर बटालियन के रिटन एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उसी को नज़र में रखते हुए ये लेक्चर बनाया गया है। ये किसी आईएएस या जेकेपीएससी या जेके एसएसबी के हिसाब से आपको यहाँ पर ये लेक्चर नहीं है। ये कम्प्लीटली क्या है, ये कम्प्लीटली आपको बॉर्डर बटालियन के एग्ज़ाम के पेपर के हिसाब से ही बनाया गया है। इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इंडियन ज्योग्राफी जो है इसका फादर कौन, इसका फादर कौन। जो सिंपली अगर ज्योग्राफी से क्वेश्चन आता है वो हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आपको ये वाला आंसर देंगे। तो अगर आपसे कहा जाएगा एग्ज़ाम के में कि फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, तो आप कौन सा वाला को आंसर करेंगे? तो आप करेंगे ये वाला आंसर, आप ये वाला आंसर करेंगे। अगर आपका अगर आपसे पूछा जाए फादर कौन इंडियन ज्योग्राफी का, तो फादर है जेम्स रेनल साहब। अब ये फादर कौन है, यहाँ पे कई सारे जो मैट्रिक का स्टैंडर्ड है, यहाँ पर इसको एलिजिबिलिटी के रखा हुआ है। मैट्रिक में 10 से 28 साल तक 10th स्टैंडर्ड से लेके 28 साल की एज तक यहाँ पे बच्चे हैं। तो अब जो जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है उनके लिए तो थोड़ा आसान रहेगा, लेकिन जिन बच्चों के लिए यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है, जो फ्रेशर है, अभी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उनके लिए जो है ये थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। लेकिन आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फादर क्यों इसको कहा जाता है? यह फादर उसी को कहा जाता है जो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई बड़ा योगदान देता है, कोई बड़ी रिसर्च करता है, जो सबसे पहला बंदा होता है या और सबसे ज़्यादा इसमें अपना योगदान देता है, तो उसको उसी सब्जेक्ट का फादर भी कहा जाता है। तो इस तरह से ये आप कंफ्यूज ना हो जाए कि फादर क्या होता है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये जो है जेम्स रेनियल साहब, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी कौन? जेम्स रेनियल। तो जेम्स रेनियल क्यों थे फादर, क्यों इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी? तो इसके लिए एक स्टोरी है, वो है ये। इनको पहले जब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल चल रहा था इंडिया में, तो उस टाइम इन्हें सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। ये कौन थे सर्वेयर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया? ये थे जेम्स रेनियल साहब। इनके टाइम पर इनको सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। तो ये सिर्फ उस टाइम ओनली 14 साल के थे। कितने थे? 14 साल के थे। फिर उस टाइम इन्होंने करीबन 1765 के 1765 में इन्होंने काफ़ी सर्वेज की ज्योग्राफी के। इन्हीं को ये भी क्रेडिट दिया जाता है कि ये जो मैप, इंडिया का मैप है, उस टाइम का मैप काफ़ी बड़ा था, इस तरह तक कुछ इस तरह था। तो
इसके मैप का भी काफ़ी हद तक इनको क्रेडिट जाता है कि इन्हीं ने मैप सबसे पहले बनाया हुआ था। तो फादर कौन है इंडियन ज्योग्राफी का? आपके सिलेबस में इंडियन ज्योग्राफी दिया है, तो इंडियन ज्योग्राफी में से इस तरह के क्वेश्चन आपके कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो फादर कौन है? जेम्स रेनेल। उसके बाद जो है आपको ये वाला 14 साल और सर्वेयर ऑफ जनरल ऑफ ये आपको याद रखने की ज़रूरत, समझाने के लिए रखा हुआ है। तो उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि सिंपली ज्योग्राफी का फादर को, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योग्राफी, तो आप क्या कहेंगे? इरेटोस्थीनियस जो है इन्हीं को ज्योग्राफी का फादर कहा जाता है। ये इंडियन है। ये सिंपली अगर ज्योग्राफी आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे इस तरह से ये एक क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में बनता है इस टॉपिक में से। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है, आगे जब बढ़ेंगे तो ये जो ज्योग्राफी वर्ड है ये कहाँ से आया है? ये जो वर्ड ज्योग्राफी है, वर्ड ज्योग्राफी की बात करेंगे तो वर्ड ये कहाँ से आया है, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है? ये जो वर्ड है, वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से निकला है ज्योग्राफी। ग्रीक वर्ड से निकला है ज्योग्राफिका। ग्रीक वर्ड से निकला है ज्योग्राफिका। तो ज्योग्राफी का जो निकला है किससे? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है ज्योग्राफी। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। आइए चलिए अब देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहले हम ये मैप थोड़ा सा इस पर नज़र दौड़ाएंगे। ये जो मैप रखा हुआ है यहाँ पर, इंडियन ज्योग्राफी की बात करेंगे हम। तो कहाँ पर है इंडिया? साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। साउथ सेंट्रल पार्ट ऑफ एशिया। तो इसका क्या मतलब होता है? ये पहली बात तो ये एशिया में आता है। ये जो इंडिया है ये कहाँ आता है? एशिया में। ये तो आप सबों को पता है। तो कौन सा है? साउथ पार्ट है, सेंट्रल पार्ट है। कौन सा है? इसको ज़्यादातर इसको साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो इसके इस तरफ जो है, इसके जो नीचे की तरफ है साउदर्न एरियाज़ में, यहाँ पे इसको इंडियन ओशन, इसको इंडियन ओशन, ये जो यहाँ से ओशन है ये इसको इंडियन ओशन से के नाम से कहा जाता है। तो मेन लैंड जो इंडिया की है, मेन लैंड, ये जो मैप आप देख रहे हैं, मेन लैंड जो ये मैप आप देख रहे हैं, तो मेन लैंड कौन से डिग्री से शुरू होता है? मेन लैंड होता है 8 डिग्री नॉर्थ से शुरू। यानी कि ये जो यहाँ कहीं कुछ यहाँ पर है कन्याकुमारी, कौन सी जगह से? कन्याकुमारी से, यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है। कहाँ तक? 37 डिग्री नॉर्थ तक। 37 डिग्री नॉर्थ तक से लैटिट्यूड पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की ये इसकी लोकेशन यहाँ से यहाँ तक। तो लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे तो लॉन्गिट्यूड कौन सा है? ये वाला, ये जो लॉन्गिट्यूड कौन सा है? लॉन्गिट्यूड जो है इस तरह की जो इमेजिनरी लाइन है, पोल से पोल तक जो इमेजिनरी लाइंस है, इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। आपने देखा होगा ये, जैसे कि ये ग्लोब है, ये वाली लाइंस इसको लैटिट्यूड कहा जाता है। फिर जो ये वाले लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस, इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गिट्यूड कौन सा है, तो लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइंस है, इनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पे ये जो आखिरी वाला पॉइंट है, तो और ये वाला जो आखिरी पॉइंट है, इसको कौन सी डिग्री के नाम से कहा जाता है? कौन सी डिग्री के नाम से इसको जाना जाता है? इसको जाना जाता है 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 ईस्ट। तो इसको कहा जाता है, इसको भी ईस्ट कहा जाता है, इसको भी ईस्ट कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे ग्लोब के ईस्ट के साइड में यहाँ पर है, ईस्ट के साइड में। तो यहाँ पे आप लॉन्गिट्यूड इस वाले को याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूड जो है लॉन्गिट्यूड जो है आप इस वाले को याद रखेंगे। अगर आपसे कहा गया कि लैटिट्यूड कौन सा है, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे, आप कौन सा वाला याद रखेंगे? लैटिट्यूड वाला, ये वाला याद रखेंगे। कौन सा है साउदर्न मोस्ट पॉइंट? कन्याकुमारी है साउदर्न मोस्ट पॉइंट। आपसे पूछा जाए कौन सी डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट 41 सेकेंड।
8 डिग्री 4 मिनट की यहाँ पे कन्याकुमारी है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ये है साउदर्न मोस्ट पॉइंट, कौन सा है, कन्याकुमारी, कौन सी डिग्री है, 8 डिग्री। इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। इंदिरा पॉइंट जो कम्प्लीटली साउदर्न पॉइंट है यहाँ पे, तो वो कौन सा है, वो है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार आइलैंड जो है इंदिरा पॉइंट इसको कहा जाता है। ये साउदर्न मोस्ट है, ये मेनलैंड की बात नहीं कर रहे, ये मेनलैंड ये वाला है। मेनलैंड आपसे पूछा जाए तो ये वाला है, कन्याकुमारी वाला। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए साउदर्न मोस्ट पॉइंट, तो कौन सा है, ग्रेट निकोबार आइलैंड यहाँ पे। तो उसके बाद अगर आपसे कुछ पूछा जाए नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट, ये यहाँ से सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है। अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जहाँ तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे चलता है, तो इंडिया के अंडर में आता है तो उसको कहा जाता है इंदिरा कोल पॉइंट। आपसे कहा जाएगा नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है इंडिया का, तो आप क्या कहेंगे, इंदिरा कोल पॉइंट। इंदिरा कोल पॉइंट कौन सा है, ये सियाचिन ग्लेशियर का ये वाला एरिया है, सियाचिन ग्लेशियर का। तो वेस्टर्न मोस्ट कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट यहाँ से वेस्टर्न हो गया, तो ये कौन सा है, ये है आपका ग्वारमोती गुजरात आप याद रखेंगे वेस्टर्न पॉइंट। अगर आपसे पूछे, इस तरह से आपके एमसीक्यूज बनेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, ये जनरली ज्योग्राफी में पूछा जाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको याद किसी भी हाल में रखने पड़ेंगे। ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, जो यहाँ से ईस्टर्न वाला सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है, पिग्मेलियन पॉइंट, इसको क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट इसको कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स कौन सा है, कितने दूर तक जो ओशन है, कितने दूर तक ओशंस पर हमारा कंट्रोल रहता है, कितने दूर तक रहता है, वो रहता है 13.8 माइल्स तक। तो ये है, जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ से ओशन है, यहाँ से ओशन, तो यहाँ से ये जो 24 किलोमीटर का एरिया है, इसको यहाँ के लैंड के, इसको इंडिया के अंडर कंट्रोल माना जाता है। तो 13 माइल्स है। अगर आपसे पूछा जाए किलोमीटर्स में, तो किलोमीटर्स में आप क्या कहेंगे, 22 पॉइंट, किलोमीटर्स में आप क्या कहेंगे, 22.2 किलोमीटर। अगर माइल्स में कहा गया तो 13.8 माइल्स फ्रॉम द कोस्ट लाइन। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आ जाता है और एक टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसमें कहा जाता है और एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन जाता है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये भी जो है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये लैटिट्यूड्स इमेजिनरी लाइंस है, क्यों, कौन सी है, इमेजिनरी लाइंस है। तो ये वाली जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये कौन सी लाइन है, ये ऐसी लैटिट्यूड है जिससे पूरे इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, कितने, 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कौन सी डिग्री पे चल, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा ये 8 डिग्री था, तो ये 37 डिग्री था। इस तरह से ये कौन सी लाइन है जो यहाँ से पूरे बीच में से निकल जाती है, तो इसको कौन सी डिग्री कहा जाता है, इसको कहा जाता है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ये वाला क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, आपको भी आएगा, आने वाले टाइम में भी इसको आता रहेगा, ये वाला क्वेश्चन आता रहेगा, इसलिए ये इस तरह की क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे। अब अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया, तो कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये यहाँ से निकलता है, ये कितने स्टेट्स के थ्रू यहाँ से निकलता है, कौन से स्टेट्स के थ्रू। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से इनमें से एक ऑप्शन दिया होगा जो आंसर होगा। तो कौन से स्टेट, उसके लिए आपको सभी यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। तो टोटल कितने स्टेट्स हैं जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन निकलती है, तो वो है 8 स्टेट्स। कितने हैं, टोटल 8 स्टेट्स है यहाँ पे जिनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23 डिग्री वाली है, ये यहाँ से निकलती है। तो आप इसको याद रखने के लिए
हमने यहाँ पे एक ट्रिक भी बनाई है। तो यहाँ पे आप कैसे इसको याद रखेंगे, आप ऐसे याद रखेंगे जैसे कि कौन कौन सा स्टेट है। एक है गुजरात, एक है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है झारखंड, फिर है वेस्ट बंगाल, फिर है त्रिपुरा, फिर है मिज़ोरम। तो ये जो स्टेट्स है 8 स्टेट्स टोटल मिला के बनती है। इनके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकल जाती है। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, त्रिपुरा को कैसे याद रखेंगे, मिज़ोरम को कैसे याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल को कैसे याद रखेंगे। हो सकता है इनमें से एक ऑप्शन आपको मिलेगा या फिर दो दो ऑप्शन मिलेंगे, 3 ऑप्शन मिलेंगे, बोलेंगे इसमें से कौन कौन से स्टेट में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निकल जाती है। तो कैसे आप इसका ये तो कैसे आप इसको ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ट्रिक यहाँ पर ये है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ट्रिक है, इसको कैसे याद रखेंगे। इसके लिए ये है मेरा JCB GMT, ठीक है ना, मेरा JCB GMT, ये ट्रिक है। इसको आप टोटल में इसको आप याद रखेंगे, किसको, ये जो ट्रिक है इसको आप याद रखेंगे। इसी में सारे स्टेट्स छुपे हुए हैं। अगर आपको ये जो ट्रिक है ये याद रखी, ये तो इसमें से आप कंप्लीट 8 स्टेट्स को याद रखेंगे कि कौन कौन से स्टेट में से ये जो लाइन है निकल जाती है। M फॉर मध्य प्रदेश, R फॉर राजस्थान, J फॉर झारखंड, C फॉर छत्तीसगढ़, B फॉर वेस्ट बंगाल, G फॉर गुजरात, M फॉर मिज़ोरम, T फॉर त्रिपुरा। तो ये सभी 8 स्टेट्स इसमें आ जाती हैं। तो आपको क्या याद रखना है, मेरा JCB GMT। अगर इतना आपको याद रखा, इतना आपने याद रखा तो आपको ये जो 8 स्टेट्स है इसका मसला हल हो जाएगा। इसको याद रखने का, ये जो यहाँ पे आई और ए है ये छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसको सिर्फ सेंटेंस जोड़ने के लिए बनाया हुआ है, इसमें ये ट्रिक में शामिल नहीं है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं एरिया, एरिया की तरफ आते हैं। तो एरिया की तरफ जब आते हैं, इंडिया को, ये जो इंडिया आपके सामने, इंडिया का मैप आपके सामने है, तो इसको 7th लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से, कितना, 7th लार्जेस्ट, टोटल जो कंट्रीज़ है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, इसको यहाँ पे 7th लार्जेस्ट माना जाता है। कितना, 7th लार्जेस्ट, यानी कि 7वें नंबर पर आता है एरिया के हिसाब से। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले कौन सा है, पहले है रशिया, कनाडा है और दूसरे नंबर पर, USA है तीसरे नंबर पर, चाइना है चौथे नंबर पर। तो इसी तरह से यहाँ से चाइना है 4 नंबर पर, ब्राज़ील है 5 नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया है। तो उसके बाद 7th जो है इंडिया है, जो हमने यहाँ पर कहा है 7th। इंडिया के हिसाब से आपको क्वेश्चन आएंगे या यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं आने वाले, तो ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो इंडिया को जो है 7th लार्जेस्ट कहा जाता है एज पर एरिया। तो टोटल कितना एरिया है, लैंड एरिया, लैंड एरिया की बात करेंगे तो कितना है, लैंड एरिया की बात करेंगे तो 32 लाख है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स है। 32 आप याद रखिए, अगर आपको किलोमीटर्स में पूछा गया तो 32 लाख। अगर आपसे ये वाला किलोमीटर्स में क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आपको कहा गया लैक्स में, तो 33 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम के हवाले से, तो आपसे पूछा जाएगा कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में, लैंड एरिया कितना है टोटल इंडिया का, लैंड एरिया यानी कि टोटल एरिया जो है वो कितना है, टोटल एरिया, टोटल एरिया जो है वो है 32। ये जो 32 वाला है तो डिजिट जो है ये, इसको आप थोड़ा सा याद रखिए, आपको एग्ज़ाम में स्ट्राइक कर जाएगा। तो इस बहुत ज़्यादा मेहनत करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए 33 स्क्वायर किलोमीटर, 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर, इसको भी आप याद रखेंगे। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन आगे है। सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि सेकंड है टोटल वर्ल्ड में पॉपुलेशन के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से कितना है, सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है उसमें हमारा जो इंडिया है, इंडिया में
इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है। लेकिन ये कौन सा सेंसस की बात हो रही है, ये कौन से सेंसस की डेटा के हिसाब से बात हो रही है, 2011 के सेंसस के हिसाब से बात हो रही है। आज जो है, आज तो चाइना से भी आगे निकल गया होगा। तो अब जो अगला वाला सेंसस आएगा उसमें पता चल जाएगा कि इंडिया तो अब नंबर 1 पे है पॉपुलेशन में। अभी तक वो आया नहीं है, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया सेकंड नंबर पर है। तो पहला कौन है? पहला है चाइना। कौन है? चाइना। पहला है चाइना। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। तो अब जो पॉपुलेशन की बात हो रही है, यहाँ पे पॉपुलेशन की बात हो रही है, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन, टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 17.4% है। यानी कि टोटल ये है, जैसे कि ये है पूरा वर्ल्ड, इसमें सारे कंट्रीज़ आते हैं, पूरे सारे कंट्रीज़, ये पूरा वर्ल्ड है, इसमें जितनी भी सारी पॉपुलेशन है, तो उसमें कितना परसेंटेज इंडिया में है? ये है परसेंटेज, ये वाला 17% है। टोटल 17% खाली इंडिया की पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में। कितने? 17.4%। तो लैंड मास की यहाँ पर बात करेंगे, लैंड मास पूरे वर्ल्ड के, पूरे ग्लोब के, पूरे वर्ल्ड के हिसाब से अगर इसको देखा जाए तो 2%। तो अब टोटल वर्ल्ड, ये टोटल वर्ल्ड की बात हो रही है, ये कौन सा है? लैंड मास है। लैंड मास कितना है? 2.4%। आप 2 याद रखिए तो काफ़ी है। तो लैंड मास कितना है? 2% ऑफ टोटल वर्ल्ड, 2.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया आता है सेकंड नंबर पे पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एरिया के हिसाब से भी, आफ्टर चाइना। कौन से? एशियन कंट्रीज़ में। एशियन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि एशियन कंट्रीज़ में इंडिया कौन सी रैंक पर है पॉपुलेशन के हिसाब से भी, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो भी आपको सेकंड नंबर ही देना पड़ेगा। अगर एरिया के हिसाब से भी आएगा, तो भी आपको सेकंड ही देना पड़ेगा। आंसर आफ्टर चाइना है, ठीक है ना, आफ्टर चाइना है। ये एशिया की बात हो रही है। इंडियन बाउंड्री लाइन, ये जो मैप है इंडिया का मैप जो है, ये वाला इंडिया को जो मैप है, इसकी जो बाउंड्रीज, इसके जो बॉर्डर्स है, कितने सारे कंट्रीज़ के साथ मिलता है। यहाँ से बांग्लादेश है, नेपाल है, यहाँ से भूटान है, यहाँ से पाकिस्तान है। तो ये सभी बॉर्डर लाइंस इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते हैं। तो टोटल अगर आपसे पूछा जाए, टोटल ये जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितना टोटल इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, टोटल की बात हो रही है यहाँ पर, याद रखना ये टोटल की बात हो रही है। तो टोटल कितना है? टोटल यहाँ पर 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है इंडिया की 15,200 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है। इस तरह से आपकी एमसीक्यूज एग्ज़ाम में बनेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से भी। नीचे उसके क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन आंसर देना होगा। वो इसी हिसाब से आपके एमसीक्यूज बनेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो उसके बाद जब अगर आपसे पूछा जाए जो बॉर्डर लाइन है, ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, तो ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब अगर आपसे पूछा जाए बिगेस्ट बाउंड्री लाइन इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ देखी जाती है, यानी कि सबसे लंबा बॉर्डर, सबसे लंबा बॉर्डर कौन से कंट्री के साथ यहाँ पर कौन सी कंट्री के साथ यहाँ पर मिलता है? आप सभी या तो पाकिस्तान कहेंगे या तो नेपाल कहेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे लंबा बाउंड्री जो है, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वाली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, वो कौन सी कंट्री के साथ है हमारा? वो है बांग्लादेश के साथ हमारा सबसे लंबा बाउंड्री लाइन मिलता है, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ में से इंटरनेशनल कौन सी नेबरिंग कंट्रीज़ में से आपका सबसे लंबा बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है? तो कौन सा है? वो है बांग्लादेश। यहाँ पर बांग्लादेश
के साथ सबसे लंबी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इंडिया के साथ है। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान इसको टिक नहीं करना है, बांग्लादेश टिक करना है। तो इस तरह से आपको और भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कौन कौन सी कंट्रीज़ आपसे नेबरिंग कंट्रीज़ पूछी जाएंगी, कौन कौन सी नेबरिंग कंट्रीज इंडिया के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है। तो और भी लेक्चर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जो आपके कांस्टेबल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं, तो आपको कहेंगे कि एमसीक्यूज़ पढ़ो, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़। तो यहाँ पे अगर आप एमसीक्यूज़ पढ़ने बैठ जाएंगे, एक तो आपको पूरा दिन लग जाएगा एमसीक्यूज़ बनाने में, एमसीक्यूज़ पढ़ने में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने में। तो एक तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर वो याद भी तो रखने हैं। याद कैसे रखेंगे? याद आप तब तक नहीं रख पाएंगे जब तक कि आप पूरे टॉपिक को नहीं समझेंगे। अगर आपको एक बार टॉपिक समझ में आता है तो उसमें से कितने भी एमसीक्यूज़ निकालो, उसमें से कोई भी एमसीक्यू निकल सकता है आपके एग्ज़ाम में, जिसको आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमसीक्यू आप सोचेंगे कि कांस्टेबल का एग्ज़ाम है तो आप एमसीक्यूज़ पढ़ने बैठ जाएंगे, तो ये गलत होगा, क्योंकि आप कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बॉर्डर बटालियन का भी और पुलिस कांस्टेबल में भी। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ी। और भी लेक्चर्स इसमें आते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, सब्सक्राइब भी करते रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और थैंक यू, बाय।